के आधार पर उन्होंने पेट से सजा दिया, बनाकर दिखा दिया। मेरा ये बात है, जब मुझे मैट्रिक पास किए 43-44 वर्ष हो गए और हमने उसे नहीं भूला है, तो शायद आज का ही बच्चा उसे नहीं भूलेगा। तो ये हुआ चित्रात्मक। एक बार बच्चे को दिखा दो कौवा काला है, बेटा ये कौवा काला होता है, देखो ये काला है, तो जिंदगी भर नहीं पूछेगा, भूलेगा। वह यही कहेगा, क्या कहेगा? कौवा काला है। समझे कि नहीं? तो ये चित्रात्मक जो विधि है, चित्र के सहारे बच्चों को, आप देखिए है कि छोटे बच्चों के किताब में आप देखेंगे कि चित्र से ही पढ़ाई शुरू होती है। ऐसे अमरूद, ऐसे अनार, ऐसे आम, इस तरह से, यानी चित्र वो देखता है और चित्र के सहारे सब जान लेता है और अभी पहचान लेता है कि हम एक फल है। चित्र के सहारे ये चित्र हमने बनाई और उसके माध्यम से कितनी जानकारी हमने विद्यार्थियों को दे दी। अब आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए प्रयोगशाला विधि है। मान लिया जब बच्चे समय का महत्व नहीं जान रहे हैं, भाई तुम समय बर्बाद करते हो। एक व्यक्ति समय के महत्व को बताने के लिए विद्यार्थियों को ले गया प्रयोगशाला में। बहुत सारे वहां चित्र थी, मूर्तियां थी, बहुत कुछ था। एक ऐसी मूर्ति थी जो तैराकी टाइप की मूर्ति थी, उसके दोनों तरफ डैने लगे थे, आगे बाल, पीछे से गंजा हुआ था। विद्यार्थियों ने देखा उस मूर्ति को, कहा सर ये मूर्ति किसकी है? हम समझ नहीं रहे हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं और वैसी मूर्ति जो तैराकी के रूप में है, उसके डैने लगे हुए हैं, आगे बाल है और जैसे लग रहा है पंख के सहारे उड़ रहा है। हम लोग समझ नहीं रहे हैं। देखिए शिक्षक ले गए उसको वहां प्रयोगशाला में। अब शिक्षक ने कहा दिमाग लगाओ, ये किसकी मूर्ति हो सकती है, क्या हो सकता है? तुम लोग दिमाग लगाओ, हार जाओगे तब हम तुम्हें बताएंगे। किसी विद्यार्थी ने नहीं बताया। तब शिक्षक ने बताया यह काल की मूर्ति है। तुम लोग समय का महत्व नहीं समझते हो। काल है जो डैने के सहारे चल रहा है, रुकने का उसके पास समय नहीं है। अगर पकड़ना है तो उसको आगे से पकड़ो। देखो इसको बाल है, देख रहे हो ना, ये बाल देख रहे हो ना, उस बाल से उसको पकड़ो। अगर बाल से तुमने नहीं पकड़ने की कोशिश की तो पीछे गंजा स्थान है, बाल नहीं है। यही समय है। समय जो आ रहा है उसका सदुपयोग करो, समय जो बीत गया उसका सदुपयोग नहीं होगा। तुम लोग समय के महत्व को नहीं जानते हो। समय काल करो से आज कर, आज करो से अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। जो कल का काम है कल करो से आज करो, आज कर लो, और आज करो से अब जो आज का काम है अभी कर लो, देर मत करो। पल में परलय होगा। पल कहते हैं पल, जब पल के ऊपर से नीचे गिरती है, जो हमारे यहाँ की पलके है ना ऊपर नीचे, वो जो गिरती है इसी का नाम है पल, इसी का नाम पल है। इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। ये बीत गया, अब आप समझ जाइए कि इसका समय कितना लगा, कितने समय में पलके गिरी नीचे और ऊपर चली गई हैं? ये जैसे हम क्या किए, हम बचपन में क्या ऐसे शर्ट कर लेते थे, लड़कियां ऐसे फ्रॉक कर लेती थी और माँ उसमें भुंजा दे देती थी और उसको हम लोग क्या करते थे, भुंजा को फाँकते थे। कभी कभी भुंजा वो नीचे गिर जाता था, उठाते माँ मना करती थी, अरे नीचे गिर गया तुम मत उठाओ। बचपन याद है। खलक चवेना काल का, खलक चवेना काल का, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, खलक चवेना काल का, कुछ मुंह में कुछ को। यही है, यही काल है। भुंजा की तरह है,
गिर गया, वो दाना आप में नहीं था, आपने लापरवाही की, आप जो भुंजा फाँक रहे थे तो उस भुंजे पर ध्यान आपका नहीं था, कहीं दूसरे जगह आपका ध्यान था, उससे में भुंजा आपका नीचे गिर गया। इसी तरह समय है, समय पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, समय गिर गया, और जो समय गिर गया वो समय आगे चला गया। प्रयोगशाला में ले जा करके हम बहुत सी विधि अपना करके हर विषय के लिए, मैं हिंदी का शिक्षक हूँ इसलिए हिंदी के काल के बारे में बता, आप ज्योग्राफी के शिक्षक हैं, आप फिजिक्स का शिक्षक हैं, आप केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, बायोलॉजी के शिक्षक हैं, प्रयोगशाला में बच्चों को ले जाते हैं। प्रयोगशाला विधि का मतलब क्या है? उसका नाम है प्रयोगशाला। शाला मैंने घर, अप्रयोग करना मैंने एक्सपेरिमेंट। अप्रयोग घर में क्या होता है? प्रयोग ही नहीं करते हैं, आप नई नई वस्तुओं की खोज करते हैं। आप प्रयोगशाला में नहीं खोज हुआ भाई, आज कोरोना का इंजेक्शन खोज गई प्रयोगशाला में लगे हुए हैं, और हरिनिशन सेवा हम आपके लिए लगातार सेवा करते करते उसे खोज करेंगे। प्रयोगशाला का मतलब है कि प्रयोगशाला आप किस ढंग से है, हम किस विषय के शिक्षक हैं, ये नहीं कि वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ही प्रयोगशाला है। हर विषय की प्रयोगशाला होनी चाहिए, और हर विषय की प्रयोगशाला में खोज, नई बातों की खोज, और जो है सनेसा लेके जाता है परिवार के यहाँ, उसी बच्चों के पास भी सनेसा लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं। एक दिन हमने खाली हाथ नहीं देखा है इनको, चाहे रसगुल्ला हो, लौलता हो, चिनिया बादाम हो, कुछ लेके जाते रहते हैं। यानी उनका क्या है सनेसा? मानचित्र, मानचित्र के सहारे बच्चों को पढ़ाना। मानचित्र के सहारे हम ले गए भाई, हम भारत का मानचित्र लेकर गए, और भारत के मानचित्र में हमने उसे बताया, देखो यहाँ पर इस भारत के मानचित्र में केरल कहाँ पर है, किस दिशा में है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर दक्षिण है, चार कोण है, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, आकाश पाताल, ये 10 दिशाएं। किधर केरल है भारत के? भारत के किस भाग में है? एक बार मानचित्र के माध्यम से झंडे का कलर है केसरिया, सफेद, हरा, बीच में अशोक चक्र है। विश्व के प्रत्येक देश का अपना प्रतीक राष्ट्रीय, भारत है, भारत का ही अपना राष्ट्रीय ध्वज है। जितने भी विश्व में देश हैं सभी के क्या है? अपना झंडा संदेश है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का तिरंगा। अब इस पर हम लिखेंगे, ये डॉट डॉट दे दिया। अब ये दिया हुआ कि 3 रंगों तिरंगा है। तिरंगा नाम क्यों पड़ा भाई? 3 रंगों का है, तो उसमें हम फिर आगे बढ़ेंगे। हम ये केसरिया है, ये सफेद है, हरा रंग है। फिर हम विद्यार्थियों को बताएंगे केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की मलाई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कहीं न रुकेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। अब इस आलोक में, इस पंक्ति के आलोक में हम कितना आगे बढ़ जाएंगे, तीनों रंग की पहचान करवा देंगे। तीनों रंग का मतलब क्या है, क्यों दिया गया 3 रंग? अशोक चक्र का मतलब क्या है? हम एक वाक्य में, एक छोटे से वाक्य में हम कितने को भर सकते हैं बता। तिरंगा सही भारतीय के लिए सम्माननीय व वंदनीय, यही 3 बस है, बस तो अलग अलग है। अब केसरिया सब लोग केसरिया बोलते हैं। आप फिर देखेंगे, आप सिविक्स के टीचर बैठे हुए हैं, जो आपका जैन धर्म है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में क्या है? श्वेत रंग है श्वेतांबर। दिगंबर है जो वस्त्र पहनते ही नहीं है, दिगंबर जिनकी दिशाएं ही अंबर को वस्त्र हो। अब सम्माननीय और वंदनीय, सम्मान का योग है और जैसे चलाए सभी यह और वंदना करने के योग है। फिर कहता है हमारे सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग शौर्य का प्रतीक सत्य होगा। सब बताते जाएंगे हम, त्याग, हम त्यागी बने, शौर्य हमें वीरता हो, समझे कि नहीं। मध्य में सफेद रंग सत्य, स्वच्छता व शांति का प्रतीक। सबसे नीचे हरा रंग है, सुख समृद्धि व शांति का प्रतीक है। मध्य में सफेद पट्टी पर स्थित चक्र धर्म के विश्वास और निरंतर बढ़ने का। फिर है 15 अगस्त 1947 में पहली बार भारतीय जनता ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। फिर है 16 अगस्त 1947 में पंडित नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस तरह से तिरंगा सभी भारतीयों के लिए, इस तरह से अगर हम मानचित्र का सहारा लेते हैं किसी ये सभी विषय में, सभी विषय में, समझ गए कि नहीं। आप केमिस्ट्री में है तो देखिए उसमें पीरियोडिक टेबल है,
3 नाम है, सी हुआ, कार्बन, क्रोमीन हुआ, फिर कैल्शियम आ गया, उसका भी एक मानचित्र है। सब विषय में है, हम उसको अपनाएं और अपना कर करके क्या करेंगे, उस विधि को अपना करके हम विद्यार्थी के जीवन में अधिक से अधिक बातों का समावेश कर सकते हैं। समझ गया कि नहीं? इस तरह से मानचित्र विधि, मानचित्र के माध्यम से हम, अच्छा इसके बाद ये हुआ, अब हम उसको कहेंगे चलो इस पर एक मानचित्र बनाओ। मान लिया जाए चित्र, एक तुम पेड़ का चित्र बनाओ। पेड़ में कितने भाग होते हैं, सभी भाग के क्या क्या काम होते हैं। मुख्य काम अगर 4 है, मुख्य काम मुख्य भाग अगर जड़ तना डाल पत्ते हैं तो क्या काम है। इस तरह से लेकर करके अब आगे हम चलेंगे। अब देखिए कहानी लेखन विधि सबसे आसान, विद्यार्थियों को अगर आप अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं, पढ़ने में नहीं मन लग रहा है जी, कहानी सुनोगे, हाँ सर 40 हो जाएगा 23 वाला कर दीजिएगा। हम बोलने लगते हैं तो भाई लगाम हो जाते हैं। तो कहानी सुनोगे, हाँ सर। कहानी के माध्यम से, जैसे ही कहानी, तो छोटे बच्चों को क्या कहते हो, चलो सुनो, एक राजा था, एक रानी थी, 3 लड़के थे, ये कहानी। अब कहानी के माध्यम से आप नहीं जानते हैं, एक राजा थे, तो राजा के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र आपस में लड़ते रहते थे। कैसे राजा उनको सुमार्ग पर लाए, बड़ा बहुत चिंतित था वो राजा। चारों तरफ अपने राज्य में खबर भिजवाया, अगर कोई पंडित ज्ञानी है आए और मेरे पुत्रों को सुमार्ग पर ला दे। बहुत से आए, लेकिन वो इतने उदंड थे चारों लड़के राजा के कि बात सुनने वाले नहीं थे। अंत में एक आए गुरुजी विष्णु शर्मा, उन्होंने कहा राजन मैं आपके बेटों को सुमार्ग पर ला दूंगा, पूरा प्रयास करूंगा और आप भी जाएंगे। राजा बहुत खुश हुआ, उसने चारों पुत्रों को सुपुर्द कर दिया। विष्णु शर्मा के सामने चारों पुत्र आए। विष्णु शर्मा ने कहा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं लिखाऊंगा, बस कहानी सुनाऊंगा। सो गुरुजी, हाँ वाह गुरुजी। लड़के बहुत खुश। वो विष्णु शर्मा लेकर चले गए जंगल में, एक जगह पत्थर के टीले पर बैठ गए और कहा सुनो कहानी। सुनाइए। उन्होंने थोड़ा सा मतलब एक कहानी सुनाई। कहानियों थी, देहात में बगीचा था, बगीचा में कुछ बढ़ी ने पेड़ गिराया था। उस समय आरा मशीन नहीं था, वो अपने आरी से उसको चीरते थे, अलग अलग पल्ला निकालते थे। दोपहर का समय जब हुआ तो जहां पर वो चीर रहे थे उसमें एक लकड़ी का गुटका डाल दिया और निकाल कर करके और चले गए भोजन करने के लिए। सही पढ़ाई, क्योंकि उधर से आएंगे तो गुटका हटा करके आरा डालने में आसानी होगी। उन लोगों ने भोजन किया, उसके बाद उन लोगों को नींद आ गई। उसी बीच एक बंदर आया। अब बंदर गया उस लकड़ी के पर बैठ गया, वो तो था बंदर, उसको लगा कि गुटका क्यों डाला हुआ है। वो लगा मुंह से उसको खींचने, गुटका तो खिंचा गया लेकिन उसकी पूंछ उसमें दब गई जो लकड़ी चिरा हुआ था। अब उसने क्या किया, कुछ खींचने का काफी प्रयास किया, पूछ नहीं। अंत में वो छटपटा करके वहीं पर मर गया। विष्णु शर्मा से पूछा बच्चे ने, कहानी समाप्त हो गई गुरुजी? तो हाँ। अब तुम लोग बताओ इस कहानी से क्या सीख मिली? बोलो। कहा कि बंदर को क्या जरूरत थी उस गुटके को खींचने की, वो लोग काम तो बढ़ी का था। कहा कि देखो तुम लोग भी अपना समय इसी में वेस्ट करते हो, दूसरे को देखते चलते हो आप गुण को। यह सच है कि जो विद्यार्थी नहीं पढ़ता है
वह दिन भर दूसरे का मुंह देखता है। अगर कोई बच्चा सो गया, आपने नहीं ध्यान दे रहा है, उसका ध्यान तो सोने वाले पर है। ये साहब देखिए सो गए वो। अरे तुम पढ़ रहे हो ना, वो सोने दो उसको, तुमको तो उसके अब इतना ज्ञान मिला। बहुत सी कहानियां से सुनाई। राजा ने कहा क्या इनाम दो, विप्र दो, आपको क्या इनाम दो? कहा कुछ नहीं राजा, जितनी मैंने कहानियां सुनाई है उसकी एक किताब छपा दीजिए और मुफ्त में पूरे राज्य में बंटवा दीजिए। उसी कहानियों के संग्रह का नाम पड़ा पंचतंत्र। उसी कहानियों के संग्रह का नाम है पंचतंत्र। अच्छी अच्छी कहानी। तो कहानी लेखन के माध्यम से आप कहानी, कोई कहानी पढ़िए अच्छी, कोई कहानी, सभी कहानियों में रह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं रह सकता नहीं है, लेकिन आप कहानी को पढ़िए। तो कहानी लेखन के माध्यम से किसी बात को पढ़ाने के पहले, कहानी को पढ़ाने के पहले, जैसे कि खोज, नमक है, नमक हम लोग खाते हैं ना, नमक की खोज कैसे हुई भाई? 60 पढ़ाने गए सुनील बाबू, 60 की खोज कैसे हुई? जो हम नमक आज हम लोग खा रहे हैं, इसकी खोज हुई ना, आपकी खोज हुई ना। अब उसी से हम चलेंगे कि आपकी खोज कैसे हुई, आपकी खोज किसने की? आज घर घर में दिया सलाई है, आग है, आग के बिना काम नहीं चलेगा। अब आग पर यह कहानी हम बना ले, नमक पर यह कहानी बना ले, और उस कहानी को लड़का कहेगा कि आज हम खा रहे हैं नमक, इसकी यह कहानी है, ऐसे नमक हमारे घर में है। हाँ समझिए, ये उसको हम कहानी में बदल दें। ये वस्तु कहाँ से आई, कैसे आई, किसने इसकी खोज की, इसका शुद्ध रूप क्या था, इसका शुद्ध रूप क्या है। चलो चीनी खाते हो, चीनी का रस प्रयोग हो रहा है, ये चीनी कैसे बनती है, चलो उसको कहानी लेखन में ले आओ, और कहानी लेखन में ढाल कर करके बच्चों को सही ढंग से पढ़ाया जा सकता है। एक शिक्षण विधि कहानी लेखन। आगे बढ़ेंगे। अब सारांश विधि। सारांश विधि क्या है? अब बहुत बड़ा लंबा उपन्यास है, लंबी कहानी है। 2 बैलों की कथा भी छोटी कहानी नहीं है। जो 9th क्लास में 2 बैलों की कथा है वह अभी छोटी कहानी नहीं है, कम से कम 15-16 पेज की कहानी है। जो 2 बैलों की कथा है क्लास 9 में 15-16 पेज की कहानी है। अगर उस कहानी को अगर हम पढ़ाएंगे पंक्ति पढ़ करके, लड़का नहीं समझेगा। अगर उस कहानी को हम शॉर्ट कर दें, समरी, चलो पहले हम संक्षेप में कहते हैं, और संक्षेप में तुम कोई भी विद्यार्थी किसी पाठ को संक्षेप में जान लेगा, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई बोर्ड, उसका उत्तर देगा। सीबीएसई क्या करता है? घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ देता है। बात उसी पाठ की है, अलग से नहीं पूछता है। हम भी सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं, इतने वर्षों से कॉपी चेक कर रहे हैं, आप लोग भी जा रहे हैं, पाठ बात उसी पाठ की है, लेकिन अरे बड़ी घुमा के कुचल के हल हो, समझ ही में नहीं। अब बाहर वाली तरफ समझ गई, ला वहां पे हमसे चुप हो गई। बात उसी पाठ की है, अलग से नहीं है। लेकिन सारांश पढ़ लिया, सब आपको सबको याद है। एक लाइन को, एक शब्द को गहराई से पढ़ना, शांत में कह दिया, शॉर्ट में कह दिया, और अगर गहराई से पढ़ा तो एक एक उत्तर उसको उसी में, कोई प्रश्न अलग से नहीं देता है कि कोई पीछा बैठ गया। जहां तक जिस स्टैंडर्ड में आप कंपटीशन में देने गए हैं उसी स्तर का प्रश्न उसमें है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगर आप इंटर स्तरीय कंपटीशन देने गए हैं तो इंटर स्तरीय प्रश्न रहेंगे, लेकिन हम उस प्रश्न का उत्तर जानते नहीं है, इसलिए हमसे गलती हो जाती है। एक आप सूत्र जानिए मैथ में, उससे कहीं लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई बता दीजिए, चौड़ाई परिमिति कैसे निकलेगी, परिमिति रहेगी तो भुजा कैसे निकलेगी, परिमिति रहेगी तो लंबाई कैसे निकलेगी, क्षेत्र अगर वर्गाकार क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल मालूम है तो भुजा कैसे निकलेगी, कि लंबाई कैसे मालूम होगी। एक सूत्र से अनेक मैथमेटिक्स निकल गए। अगर एक सूत्र आपको मालूम हो गया कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो फिर भुजा स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल, तो भुजा की लंबाई क्या होगी, तो उसका रूट होगा, उसका वर्ग कर देंगे, रूट निकल गया। अब एक में कितने से सीमित है,
सारांश में सारी बातें निहित है, लेकिन सारांश कहते हैं क्यों? ताकि उस बात, उस कहानी की, उस कविता की, उस उपन्यास की, उस नाटक की सारी बातें घिर है। अब इसे सारांश लेख है मेरे प्यारे भाई, शीर्षक। शीर्षक शब्द है जिसको आप अंग्रेजी में हेडिंग कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं? सतारा उन्मान, उन्मान कहते हैं। अब शीर्षक फिल्म है दूल्हा गंगा पार के, परखना हो पढ़ 2.5 घंटे का फिल्म है और उसका वो छोटा सा नाम है, 16 पेज की कहानी है, नाम है दो बैलों की कथा। अब एक सर्किल है मेरे प्यारे भाई, अब ये देखिए सर्किल है, यहां से हम चले हैं और घूम करके फिर यहीं आएंगे। सेंटर जो है यह है, ये रेडियस है, ये दोनों से गिरते हुए डायमीटर है, लेकिन ये रेडियस और डायमीटर के सहारे पूरा ये सर्किल घूम रहा है। जहां को चले थे हम, जहां को पहुंच गए। समझे कि नहीं? तो शीर्षक कहता है क्या? पहले उस पर 2 बैलों की कथा, 3 बैलों की कथा नहीं, नेताजी का चश्मा, किसी का दूसरे का चश्मा नहीं। अब पूरी कहानी में, पूरे पाठ में नेताजी की चश्मा की बातें एकदम घूम रही है, शुरू से लेकर के अंत तक। शीर्ष जोड़ का यह शीर्ष है, शीर्ष में सबसे ऊंचे स्थान को कहते हैं शीर्ष। अब कामने कहने वाला, ये शीर्षक उस पूरे विधा की बातों को शीर्षक बता रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं और आपको किसके बारे में और क्यों और कैसे बताने जा रहा हूं। इसका मतलब है शीर्षक। किसी पाठ का बता लीजिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी का क्या कहना है? हम स्वतंत्र आकाश के हैं। तुम हमें पिंडा में बंद करोगे? नहीं, नहीं बंद करो, क्योंकि हम पंछी। आजादी के पहले की कविता है, आजादी के परिप्रेक्ष्य में कविता लिखी गई थी, हैं? पक्षी आजादी चाहती है और हम मनुष्य होकर के 2 बैलों की कथा 1932 की कहानी है, 1932 की कहानी है, जब देश हमारा गुलाम था। 2 बैल आजाद होकर रहना चाहते हैं और हम ऐसे मनुष्य हैं जो अंग्रेजों के अधीन है। प्रेमचंद के लिखने का उद्देश्य यही था। ये है सारांश विधि। आगे चले हम। अब प्रयोजन विधि। अब देखिए प्रोजेक्ट वर्क है, क्या है प्रोजेक्ट वर्क। अब मान लिया कि हिंदी दिवस, हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं? हिंदी दिवस क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाने का प्रयोजन क्या है? हम बनाएं और बच्चों को तो हम कहें भाई, जब देश आजाद हुआ तो देखा गया कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी बोली जाती है, तो क्यों न हिंदी को ही पूरे राष्ट्र की भाषा मान ली जाए। और मान लिया गया और 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया? भारतीय संविधान ने अपने अंग में इसको समेट लिया। अब वो हम मनाते हैं प्रतिवर्ष, क्या करते हैं? हिंदी दिवस क्या करते हैं? ये हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क। और क्या है? प्रश्नोत्तरी विधि, है ना। अब प्रश्नोत्तरी विधि है, जैसे हम आए और पहले प्रश्न कर दिया सादिया से। अब प्रश्न करने से क्या हो जाएगा? बच्चे सजग हो जाएंगे। अरे हमरा एकरा से पूछेगा, इससे पूछा गया है, अब हमसे ना पूछ दे। और जो ना जाने वाला नीचे इसे ऐसे करे लगेगा, इन्होंने इधर देखे कर लेगा और उसी पर ज़्यादा ध्यान चढ़ाइए। ए चलो तुम, चलो मुँह छिपाएंगे, चलो बताओ तो पानी पानी होना मोहरा कर बताओ जी सर, पानी 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 होना क्या होता है? नहीं सर। है कोई जी? हाँ सर। लज्जित होना। देखिए अब उसने बताया तो नहीं, लेकिन पानी पानी हो गया। उसने बताया नहीं, लेकिन जिसने बताया उसकी बात सुनकर के वो पानी पानी हो गया। समझे कि नहीं? प्रश्नोत्तरी विधि आप पढ़ाइए तो बीच बीच में आपने कितना पढ़ाया है और वो कितना समझा है, कितनी बातें उसने आपकी ली है, इसके बीच में हमें क्या करना है? घूम घूम कर क्या करना है? प्रश्न पूछना है। सर तुम बताओ, अभी बता दे 15 मिनट पढ़ाए ना, तुमने मेरी बातों को कितना समझा? चलो यहाँ पर इसको बताओ तो। ऐसे क्या होगा? उसमें सीखने की ललक आएगी और वह सीखेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़िए। खत्म हो गया? तो तब देखिए कहानी से क्या होता है, समाज में क्या आदर्श रखा जाता है।
भुवनेश्वर। प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी है जो न्याय के मानदंडों को मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न तो खान पान का व्यवहार था और न धर्म का न था, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे पंच है, हमारा भी कोई पंच है, लेकिन क्या वो परमेश्वर है? सोचिए सब लोग, हमारा भी कोई पंच है, हमने भी किसी को पंच बनाया है। कहां से? एक पंचायत से लेकर के संसद भवन तक। क्या वो मेरा पंच है? अगर है तो हम भी चारों तरफ से कहेंगे पंच परमेश्वर की जय। और उसके आसन पर जो बैठ जाता है वह नहीं बोलता, वह वाणी ईश्वर की वाणी होती है, वह वाणी खुदा की वाणी होती है। जितना मेरे पास था मैंने आप लोगों के सामने रखा। अगर कुछ प्रश्न है तो रखें, गलतियों के लिए क्षमा याचना। हाँ स्टार्ट हाँ जी। Good afternoon. So, welcome to all of you. Today's my topic is teaching strategy in mathematics, secondary level. So, आप लोग अभी तो लंच कर लिए होंगे, कोई नहीं? अच्छा, मॉर्निंग में क्या किए थे? लंच में क्या क्या किए? क्या है ये? धन्यवाद। खिचड़ी है। अच्छा है, बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर डेली डेली मिले तो क्या होगा? डेली डेली अगर खिचड़ी मिलता रहे हम लोग को तीनों टाइम, तो हम लोग अपने आप को मतलब एक तरह से बीमार महसूस करने लगेंगे, यहाँ तक वोमिटिंग आ जाएगा। ठीक है, डेली डेली नहीं खा पाएंगे, हफ्ते में या महीने में शायद ही एक दो बार बन पाता है। लेकिन आज के माहौल में अगर हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग हमारा करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो पढ़ाई है, वो भी इस तरह का खिचड़ी ही टाइप में है, तो बच्चे लोग को बोर आ जाते हैं। यहाँ का हम लोग दूसरे तरफ देख रहे हैं कि ये भी खिचड़ी है, लेकिन इसमें बहुत सारा वेजेस भी है, कुछ तड़का है, पापड़ है, अचार है, चटनी है, मतलब सेम खिचड़ी है, सेम सिलेबस है, सेम करिकुलम है। अगर उसके साथ हम लोग कुछ तड़का मिला दें तो वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा, तो हम लोग तो उसको एंजॉय करेंगे, बच्चे भी एंजॉय करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि इस तरह से हम लोग अगर अपना पढ़ाई में ये में अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। बिल्डिंग मैथमेटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स। यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज मैथमेटिकल थिंकिंग। ये मैथमेटिकल थिंकिंग क्या है? बताइए ये क्या है? देखने में क्या लगता है? हाँ, ज्योग्राफी के है तो उसी के हिसाब से पता चलेगा। दीवार, ब्लॉक्स, और कोई स्क्वायर शेप, ग्राफ है, ग्राफ है। केमिस्ट्री वाले सर है तो केमिस्ट्री के हिसाब से ग्राफ ही दिखेगा। और कोई
सेल, हाँ सेल भी है कह सकते हैं, चॉकलेट भी कह सकते हैं, स्क्वायर, पेपर शीट भी कह सकते हैं, स्क्वायर है, छोटे छोटे स्क्वायर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल थिंकिंग यही चीज है कि हम लोग मैथमेटिकल क्या इसमें देख सकते हैं, मैथमेटिकली इसमें क्या हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे लोग यही चीज हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसमें हम लोग बॉक्सेस को गिनना है कितने स्क्वायर्स हैं, तो कितने तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं। एक हम लोग अपना रूल ना बनाएं बल्कि बच्चों से एक ओपनली पूछें कि कितने तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एक्सप्रेशन ए में है कि इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितने हैं बॉक्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्स है। और इस तरफ आगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आगे 1 2 3। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 6 × 8 - 2 × 3, यहाँ पे जो वैकेंट है इसको माइनस कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग इसको एक इक्वेशन बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस। या एक्सप्रेशन बी दूसरे बच्चे इस तरह से भी कर सकते हैं, 4 × 8 + 2 × 5, 4 × 8 that means 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5 6। ये कुछ होती है 4 × 8 इधर हो जाएगा, वहाँ से वैसे नहीं अब लगे 1 2 3 4 हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 × 8 and 2 × 5, दो रो 5 कॉलम। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फिर कुछ बच्चे इस तरह से भी कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 8 है और 5 5, 8 + 8 + 8 + 8 + 5 + 5, ये भी सही है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 × 6, तो ये हो गया 5 × 6 और ये हो गया 3 × 4। तो इस तरीके से हम लोग इसको कई तरीके से एक्सप्रेशन कर सकते हैं और बच्चे भी इस तरह से बना सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से बनाए, अपने हिसाब से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, a rectangular grid of 2 × 3 has been cut off from a big rectangle of 6 × 8. Find the area of the remaining rectangular grid. Next. Will the perimeter change, that is increase or decrease, if a small rectangle of 3 × 2 has been cut off from a large rectangle of 6 × 8? Will the piece of paper look the same? क्या इसको जो हम कट किए तो क्या इसका पेरीमीटर सेम रहेगा या पेरीमीटर डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? कोई भी 6.8 सेम रहेगा ना, पेरीमीटर सेम रहेगा। पेरीमीटर सेम रहेगा। ये सोचिए कि ये अगर यहाँ पे ले आए और ये यहाँ पे ले आए, वही स्क्वायर रहेगा, पेरीमीटर सेम रहेगा अगर इसको हम लोग कट कर देंगे तो। If 1/4 of this figure is shaded, अगर इसको 1/4 shaded कर दें, then find the probability of choosing a non-shaded grid। इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं बच्चों से कि आखिर हम एक फिगर बना के बच्चों से पहले पूछे कि तुमको क्या दिख रहा है। इस तरह से हम लोग उसके कैलकुलेशन, मतलब एक के जॉयफुल या एक के इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एक तड़का डाल सकते हैं कि हम उसको कैसे करें रोड लर्निंग से हट के। If we teach today's student as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow। ड्यूक का कहना था। The 4 C's of 21st century skill। ये 4 C's 21st century skill में सबसे पहले कहा गया है क्रिटिकल थिंकर, सॉल्व प्रॉब्लम। क्रिटिकल थिंकर ये नहीं है कि जैसे कि हम लोग इसको किसी चीज को सॉल्व करें। क्रिटिकली मैथ सॉल्व करना ही एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये चीज कि आप उसको कैसे तरीके से देखते हैं या कितना सोच सकते हैं उसके बारे में। भारी भारी मैथ सॉल्व करना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटर, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेट स्टूडेंट्स। कम्युनिकेटर मतलब हम लोग स्टूडेंट से कम्युनिकेट करें,
कि तुम इस क्वेश्चन को, इस आंसर को कैसे बना सकते हो, कैसे कर सकते हो, उससे हम लोग जानने का कोशिश करें कि वो क्या है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। कोलैबोरेटर, वर्किंग विद अदर्स, कोलैबोरेट करना, एक दूसरे से हेल्प करना कि ठीक है अगर तुमको नहीं समझ में आया तो तुम उससे कोलैबोरेट करो, कैसे करो। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आया है, हम किसी और तरीके से माना बच्चे को एक ओपन दिए तो बच्चे कुछ बता रहे हैं कि इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हर वो तरीका, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो तरीका बताएं वही तरीका ही सही हो। जस्ट लाइक एक मशीन होता है कि मशीन को दे दिया गया एक वर्क, यही काम करो। जैसे कि आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कोटा फैक्ट्री, कि कोटा में बच्चे जाते हैं कोटा फैक्ट्री की तरह बस पढ़ के निकलते हैं, तो फैक्ट्री नहीं बनाना है हमको। क्रिएटर, प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क, हमको एक क्रिएटर बनाना है, एक बनाना है कि प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क, उसी वर्क को हम हाई क्वालिटी कैसे दें। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंड competency based learning. Competency based learning, change in CBSE assessment aligned to competency based learning. Simultaneously mathematical thinking. तो ये सबसे पहला आता है नेक्स्ट सर, व्हाट डू यू मीन बाय competency? कोई बता सकता है competency क्या होता है? योग्यता, एबिलिटी, नहीं, competency, हाँ ये भी कह सकते हैं। और कोई इधर से? competency जैसे मैंने अभी बताया कि स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया कोई चीज कि ये क्वेश्चन है, ये इस तरह से सॉल्व होगा, बच्चे उसको रट गए, एग्जामिनेशन में हम क्वेश्चन चेंज कर दिया। आज के जो सीबीएसई का जो न्यू करिकुलम है इसमें यही कहता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, कि हम उसको पढ़ाएं और कोई जरूरी नहीं कि हम उसी से क्वेश्चन पूछें, उससे हट के पूछें, रटा रटाया हुआ नहीं, एक ओपन। जैसे कि आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि पुराने सिलेबस के बेसिस पे आज के डेट में देख रहे हैं कि केस बेस्ड स्टडीज है, तो क्वेश्चन इस टाइप का मतलब उससे सिमिलर हो, उससे जुड़ा हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसा हो जो बच्चे को नहीं बताया गया, बच्चे खुद से सोचे और उसको ये एनालाइज करें कि हम इसको कैसे सॉल्व करें ताकि वो उनका ज्यादा तेज हो, डेवलप हो दिमाग। Competency is the capability to choose and use, apply an integrated combination of knowledge, skill and attitude with the integration to realize a task in a certain context. Next. ये दूसरी जगह से है competency based question are question to check students ability to apply theory concept in real life or unfamiliar situation. ये हम लोग कह सकते हैं कि competency based questions क्या है। जैसे एक एग्जांपल है, नेक्स्ट, what is CBE? Competency based education, CBE in short, is a learner centered result oriented design based on the behalf that all individuals can learn. Simply put, it's a system of capturing and measuring the student competencies. इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि कैप्चरिंग एंड मेजरिंग द स्टूडेंट कॉम्पिटेंसीज सच एज नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है उसमें हम लोग करें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं एरिया, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्या फायदा, तो अब उसको हम फायदा समझाएं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हाल फिलहाल एरिया के बारे में पढ़ा रहे थे तो बच्चे को बोर हो रहे थे, हमने चलो ठीक है इसको हम दूसरे अंदाज में पढ़ाते हैं। बहुत जगह पे तुमने देखा होगा कंस्ट्रक्शन होता है, बच्चों ने बोला हाँ, मैंने बोला तुमने देखा होगा कि बहुत जगह पे टाइल्स बच जाता है या टाइल्स बच जाता है या घट जाता है, क्यों ऐसा होता है? मिस्त्री या ठेकेदार या जो भी ये है वो बोला कि लेके आइए, आप गए और उठा के ले आए, आपने कैलकुलेशन नहीं किया, आपके सिलेबस में है
कि कितने बाई कितने का टाइल्स है और आपका रूम का साइज क्या है, आप कैलकुलेशन करके लाइए और लगाइए, ना घटेगा ना बचेगा ना घटेगा। तो इस तरह से हम लोग उनको एक रियल लाइफ से जोड़ के बताएं। इस तरह से एक और याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है, एक स्टूडेंट था तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बता रहे थे हम लोग उसको, साइन थीटा कॉस थीटा। वो भी ये बोले कि सर इससे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, कहीं यूज नहीं होता है, बस किताबी बातें हैं। हम बोले चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उन लोगों को पूरा बैच को गांधी मैदान ले जाके प्रैक्टिकली कराया, हाइट एंड डिस्टेंस को मेजर किए, लेजर लाइट से एंगल बना के, बच्चों ने भी एंजॉय किया, बच्चों ने भी नापा, एंगल बनाए 60 डिग्री पे, ना वहां पे निशान जा रहा है, निशान लगाओ, इसको नापो और कैलकुलेशन करके बताओ कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कैलकुलेशन की असर इतना है। हम लोग नापा तो एग्जैक्ट आए, हम बोले यही चीज है। तो फिर बच्चे को खुद में इनकरेज हुआ, हम और इसको नापेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो आज के डेट में वो सभी कोई एक प्रैक्टिकली होना चाहिए कि रियल लाइफ में हम कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी, इसमें सबसे पहले है मैथमेटिक्स ट्रांसफॉर्म आवर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें। इंटरप्रेट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द सिचुएशन रिप्रेजेंटेड। फॉर एग्जांपल ये एक किला है, शायद जोधपुर का किला है। नेक्स्ट, इस बेस पे हमने एक क्वेश्चन बनाया, Rahul visited Jodhpur in a group of 25 friends. When they went to Maharangarh Fort, they found following fare for ride. जैसे कि हॉर्स राइडिंग का पर फेयर है 50 रुपीज और पीक आवर फेयर पर पर्सन 3 times. एलिफेंट 100 रुपीज 2 times. Next. First day they rode in normal hour and paid rupees 1950 for ride. Let X be the number of horses hired and Y be the number elephants hired. Find the number of horse and elephants hired by Rahul and his friend. तो इस तरह से हम लोग एक रियल लाइफ सिचुएशन से हम लोग जोड़ के दिखा सकते हैं, एक कहानी क्रिएट कर सकते हैं, या तो वहां ले जाके या तो डायरेक्ट एक क्रिएट माहौल बनाकर क्लासरूम में। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एक क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चे भी उस रियल लाइफ को सोचेंगे कि हाँ कैसे कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। आप लोग को सॉल्व करने के लिए नहीं, ये बच्चों के लिए है कि इस तरह से हम लोग बनवा सकते हैं, कैलकुलेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ हॉर्स और नंबर ऑफ एलिफेंट, और कितने फ्रेंड है 25 फ्रेंड, दैट मींस x + y = 25। हॉर्स और एलिफेंट मिलके हो गए 25। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हॉर्स में कितना है 50 रुपीज है, तो 50x + 100y = 1950। इस तरह से अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।